जय हिंद। मैं कुमार सत्या स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। दोस्तों, हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी और इसके साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए इस प्रश्न श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। देखें, यहाँ पहला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेता किसे कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका में प्रथम भू आकृति विज्ञानवेता किसे कहा जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है जी.के. गिलबर्ट, ऑप्शन बी है जे.डब्ल्यू. पावेल, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.एम. डेविस और ऑप्शन डी है सी.ई. हटन। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो जी.के. गिलबर्ट महोदय हैं, इन्हें क्या माना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेता कहा जाता है। जो गिलबर्ट महोदय हैं, इन्होंने सर्वप्रथम पेडिमेंट शब्द का प्रयोग किया। पेडिमेंट शब्द, जो पेडिमेंट शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन हैं, तो आपको याद रखना है गिलबर्ट महोदय हैं। इसके साथ ही साथ इन गिलबर्ट महोदय ने एक सिद्धांत दिया जिसे गतिक संतुलन सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने गतिक संतुलन सिद्धांत दिया। गतिक संतुलन सिद्धांत। तो गतिक संतुलन सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना है गिलबर्ट महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। देखें, दूसरा प्रश्न है, किसने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। आपको बताना है कि किसने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ऑप्शन ए है पेंक महोदय, ऑप्शन बी है डेविस महोदय, ऑप्शन सी है हटन महोदय और ऑप्शन डी है रेटजेल महोदय। तो इसमें आपको बताना है कि किसने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो देखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हटन। जो हटन महोदय हैं, इन्होंने वर्तमान को कहा कि वर्तमान भूत की क्या है, कुंजी है। इन्होंने एक रूपतावादी सिद्धांत दिया। इन्होंने एक रूपतावाद का दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया, एक रूपतावाद सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है कि जेम्स हटन ने दिया। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि न तो आदि का पता है और न अंत का भविष्य। न आदि का पता है, न ही अंत का भविष्य, न ही अंत का भविष्य। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसने कहा कि न आदि का पता है, न भविष्य का, न अंत का भविष्य। तो ये कथन भी किसका है, जेम्स हटन महोदय का ही है। इन्होंने ही वर्तमान को कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है। इन्होंने एक रूपतावादी सिद्धांत दिया। आगे बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक घूर्णन करने में लगभग कितना समय लेती है। आपको बताना है कि पृथ्वी का जो एक घूर्णन है, उस एक घूर्णन को करने में कितना समय लगता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 24 घंटे, ऑप्शन बी है 22 घंटे, ऑप्शन सी है 26 घंटे, ऑप्शन डी है 20 घंटे। इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी का एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है। तो देखें, जो पृथ्वी का घूर्णन काल है वो कितना है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड माना जाता है। और इसको लगभग में माने तो लगभग कितना हो जाएगा, तो लगभग 24 घंटे होगा। अतः इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो पृथ्वी का घूर्णन है वो कैसा होता है, तो पश्चिम से
पूर्व की तरफ होता है। इसका घूर्णन कैसा है? तो इसका जो घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ क्या करती है पृथ्वी? घूर्णन करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है कि कौन सा कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन बी है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ऑप्शन सी है पृथ्वी का घूर्णन और ऑप्शन डी है ग्रही पवनों का तंत्र। तो इसमें आपको बताना है कि कोरियालिस बल का उत्पत्ति के लिए जो कारक है वो कौन जिम्मेदार है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है ये कोरियालिस बल के लिए क्या है? ये उत्पत्ति का कारक है। अब जो कोरियालिस बल है ना, ये इसका जो प्रभाव है वो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। इसका जो प्रभाव है वो विषुवत रेखा पर, अर्थात जो कोरियालिस बल है विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। और ध्रुवों की तरफ जाएं तो ध्रुवों पर ये क्या होता है? अधिकतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? ये अधिकतम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पृथ्वी परत का मुख्य तत्व है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन पृथ्वी परत का मुख्य तत्व है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी परत का मुख्य तत्व कौन सा है। अर्थात पृथ्वी परत का मतलब है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, पृथ्वी के क्रस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पृथ्वी के क्रस्ट की बात की जा रही है। ठीक है ना, अर्थात इसमें पृथ्वी के क्रस्ट की बात की जा रही है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना मिलेगा भू प्रॉपर्टी में? तो आपको याद रखना है 46.8% ऑक्सीजन मिलेगा। वहीं सिलिकॉन कितना मिलेगा? तो ये 27.7% मिलेगा। और एल्युमिनियम जो है ये 8% मिलेगा और लोहा लगभग 5%। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, यानी पृथ्वी का जो सर्वाधिक आयतन और जो द्रव्यमान है वो कहाँ पाया जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है भू प्रॉपर्टी में, ऑप्शन बी है मेंटल में, ऑप्शन सी है क्रोड में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखें पृथ्वी का जो सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है मेंटल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेंटल में। जो इसका आयतन है मेंटल का वो संपूर्ण पृथ्वी का कितना है? तो लगभग 83% है। वहीं अगर इसके हम द्रव्यमान की बात करें तो टोटल कुल द्रव्यमान का ये 68% जो द्रव्यमान है वो कहाँ मिलेगा? मेंटल में मिलेगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए है कांग्लोमरेट, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर। तो देखें जो कांग्लोमरेट है, सेल है और जो बलुआ पत्थर है इनमें जीवाश्म पाया जाता है, लेकिन जो ग्रेनाइट चट्टान है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अर्थात इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ये कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखें अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से पुराने वलित पर्वत हैं? आपको बताना है कि निम्न में से कौन पुराने वलित पर्वत हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है राकीज, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है एंडीज और ऑप्शन डी है हिमालय। क्योंकि अगर हम इन चारों ऑप्शन को देखें तो चारों जो हैं ये कैसे हैं, तो ये सभी वलित पर्वत हैं। सभी कैसे हैं, तो ये सभी वलित पर्वत हैं। ये सभी कैसे हैं, तो ये सभी वलित पर्वत हैं। सभी कैसे हैं, वलित पर्वत। ठीक है, जब ये सभी वलित पर्वत हैं तो इसमें आपको बताना है कि सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है, यानी इसमें पुराने वलित पर्वत की बात की गई है। तो जो सबसे पुराना वलित पर्वत है वो है ऑप्शन नंबर बी अरावली। जो अरावली है ये सबसे पुरानी वलित पर्वत है जो अब एक अवशिष्ट के रूप में बची हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है। आपको बताना है कि फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है क्या, मतलब ये पूछा गया कि जो फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है वो क्या है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है एक वलित पर्वत है, ऑप्शन बी है भ्रंश पर्वत है, ऑप्शन सी है अवशिष्ट पर्वत है और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखें, जो फ्रांस का जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये क्या है, तो एक ये भ्रंश पर्वत है, अर्थात भ्रंशोत्थ पर्वत है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी। आपको बताना है कि अपर्दन या अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा किसने दी थी। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है डेविस महोदय हैं, ऑप्शन बी पेंक महोदय हैं, ऑप्शन सी स्ट्रालर महोदय हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, अपर्दन चक्र के अवधारणा किसने दिया या सामान्य चक्र के अपर्दन के सामान्य चक्र का अवधारणा किसने दी। ये दोनों प्रश्न सेम है, ठीक है ना, केवल शब्दावली का अंतर है, बाकी दोनों प्रश्न सेम है। यहाँ पूछा गया है कि सामान्य चक्र की अवधारणा यानी अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा किसने दी। तो आपको याद रखना है कि जो डेविस महोदय हैं इन्होंने क्या की थी, तो अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा दी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। आपको क्या बताना है कि विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए है पूर्वी अफ्रीका की, ऑप्शन बी है स्कॉटलैंड की, ऑप्शन सी है उत्तरी इंडियन की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, विश्व की जो सबसे लंबी भ्रंश घाटी है वो है पूर्वी अफ्रीका की, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, जो अगला प्रश्न है वो है पूछा गया है कि चिनूक हवाएं पाई जाती हैं, अर्थात जो चिनूक हवाएं हैं ये कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है फ्रांस में पाई जाती हैं, ऑप्शन बी है चीन में पाई जाती हैं, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं या ऑप्शन डी है अफ्रीका में। अर्थात इसमें आपको बताना है कि चिनूक हवाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो देखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तरी अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका में स्थित वलित पर्वत है राकी, इस राकी के पूर्वी ढाल के सहारे जो गर्म हवाएं उतरती है उसे ही क्या कहा जाता है, तो चिनूक कहा जाता है। राकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म हवाएं, जिसके वजह से ये जो गर्म हवा है क्या कर देती है, बर्फ को पिघला देती है
बर्फ को क्या कर देती है, पिघला देती है। और जब बर्फ पिघल जाते हैं तो वहाँ के जो घास के मैदान हैं वो बर्फ मुक्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से चरवाहों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो देखें, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि किरकुक जो विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, ये स्थित है। आपको बताना है कि जो किरकुक है ये विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है और ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है ईरान में, ऑप्शन बी है इराक में, ऑप्शन सी है कुवैत में और ऑप्शन डी है रूस में। तो देखें, जो किरकुक है, ये जो किरकुक तेल क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये इराक में स्थित है। कहाँ स्थित है, इराक में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखें, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि एंथ्रेसाइट क्या है। क्या पूछा गया है कि एंथ्रेसाइट क्या है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है कोयला है, तेल है, तांबा है या निकेल है। तो देखें, जो एंथ्रासाइट है ये क्या होता है, तो ये कोयले का प्रकार है। ये क्या है, कोयले का प्रकार है। अब जो कोयला है ये देखें 4 प्रकार का पाया जाता है। कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है, तो कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। अब ये जो 4 प्रकार हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है पिट। जो सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला है वो होता है एंथ्रासाइट, अर्थात ये सबसे उच्च कोटि का कोयला है, सबसे उच्च कोटि का कोयला। सबसे उच्च कोटि का क्या है, ये कोयला है। जबकि जो पीट कोयला है ये सबसे निम्न कोटि का है, सबसे निम्न कोटि का कोयला है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखें, अगला प्रश्न है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है। आपको बताना है कि विश्व में जो ऊर्जा संकट है इसका समाधान क्या है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है वैकल्पिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है ऊर्जा कटौती, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है कोयला। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वैकल्पिक ऊर्जा। जो वैकल्पिक ऊर्जा है ये ऊर्जा संकट के समाधान का सबसे बेहतर उपाय है, समाधान है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि कुजबास किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आपको क्या बताना है कि जो कुजबास है ये किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी है ताम्र अयस्क के लिए, ऑप्शन सी है सोना के लिए और ऑप्शन डी है कोयला के लिए। तो देखें, जो कुजबास क्षेत्र है ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संपन्नता का झरना कहा जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको संपन्नता का झरना कहा जाता है। ठीक है ना, संपन्नता का झरना।
ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है खनिज तेल क्षेत्र, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि संपन्नता का झरना किसे कहा जाता है। क्योंकि अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में सभी ये ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसमें कोयला भी है, खनिज तेल क्षेत्र भी है, प्राकृतिक गैसें भी हैं और सौर ऊर्जा भी है। लेकिन अगर संपन्नता की झरना की बात करें कि संपन्नता का झरना किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो खनिज तेल क्षेत्र हैं इन्हें क्या कहा जाता है, संपन्नता का झरना कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, देखें अगला प्रश्न है सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जो सेवराय पहाड़ियां हैं ये कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो आपको क्या बताना है, सेवराय पहाड़ियाँ। सेवराय पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेवराय पहाड़ियाँ। तो अर्थात ये क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद है कि ये क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ मिलेंगी, तमिलनाडु मिलेंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है। अर्थात आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी घाटी है ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है खाद्य भूमि का, ऑप्शन बी है मरुभूमि का, ऑप्शन सी है पठारी भूमि का और ऑप्शन डी है समतल भूमि का। चूंकि ये यहाँ पे ये खाद्य नहीं होगा, यहाँ पे उत्खात होगा, है ना, ये उत्खात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उत्खात भूमि है, मरुभूमि है, पठारी भूमि है और समतल भूमि है। तो आपको इसमें बताना है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी ये किसका उदाहरण है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्खात भूमि। ठीक है ना, अर्थात जो चंबल नदी है ये बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ये बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है ना, आगे बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है, थोड़ा करेक्ट कर लेना है। ये झूम है, क्या है ये, झूम। तो पूछा गया है कि झूम क्या है। ठीक है ना, क्या पूछा गया है कि झूम क्या है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है एक लोक नृत्य है, ऑप्शन बी है एक नदी घाटी का नाम है, ऑप्शन सी है एक जनजाति है और ऑप्शन डी है खेती की पद्धति है। तो देखें जो झूम है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं। क्योंकि भारत में ही झूम खेती को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और ये जो झूम है ये है क्या, तो एक प्रकार की खेती की पद्धति है। ये क्या है, एक प्रकार के खेती की पद्धति है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो प्रश्न श्रृंखला थे ये कितने महत्वपूर्ण थे। वर्तमान में जो झूम खेती है, चूंकि इसमें जो वृद्धि जो पहले ज़्यादा थी उसमें थोड़ी कमी आ रही है, लेकिन फिर भी अभी भी ये प्रचलन में बहुत है। आपको ये प्रश्न श्रृंखला कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। ठीक है, थैंक यू।